हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 4। 3 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया गया है और उसको हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दरोगा मेंस तक रेगुलर एक सेट लेके आएंगे। तो चलिए आज का सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, NaOH का कितना ग्राम NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिणामी विलयन का pH जो है 13 हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सलूशन होगा दोस्तों, देखिए दिया क्या हुआ है, pH दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो H प्लस आयन कितना हो जाएगा दोस्तों, H प्लस आयन हो जाएगा 10⁻⁻13। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है H प्लस आयन और OH माइनस जो का योग होता है वो 14 होता है। तो H प्लस आयन 13 है, तो OH माइनस हो जाएगा 10⁻⁻1। 14 में से 13 घटा लेंगे। ठीक है, तो वहीं बात करें तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें OH माइनस क्या आ गया, -1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, NaOH का निकालना है। NaOH सोडियम, यहाँ पे छोटा ए होगा दोस्तों, NaOH OH। ठीक है, तो सोडियम का जो भार होता है वो कितना होता है, 23। वहीं ऑक्सीजन का हो जाएगा दोस्तों 16 और हाइड्रोजन का 1। सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है, तो ताकि 1 ग्राम लीटर विलियन में घोला जाए ताकि परिणामी विलियन का मात्रा 13 हो जाए। ठीक है, तो कितना ग्राम हो जाएगा, तो इसका जो ग्राम हो जाएगा इसको आप गुना कर दीजिए। हमारे पास क्या आया है, H प्लस आयन, OH NaOH में क्या है, OH है, तो OH माइनस कितना आया है, 10⁻⁻1। तो इसको जब गुना करेंगे तो बट्टे में 10 हो जाएगा, ये तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपको 4। तो 4 ग्राम पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होता है, तो होता है दोस्तों, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। जब भी किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाएंगे तो जो कण का जो गति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आपतन। उसको क्या बोलते हैं, आपतन। और सूर्य से जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते थे। उससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये भी पूछा जाता है, तो वो लगता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि पूर्ण आंतरिक दृष्टिकाली मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, कि निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, यह है फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो होता है दोस्तों, n की वैल्यू सेम होती है, आवृत्ति की वैल्यू बदलती नहीं है, सेम हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा n। वहीं पे अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो n/2 होता। ठीक है, तो यहाँ पे फुल वेव है तो हो जाएगा n। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वातावरण के अंदर जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण है उसको कहा जाता है संवहन। क्या बोला जाता है, संवहन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है, तो दोस्तों चमगादड़ में एक क्वालिटी होता है कि वो अंधेरे में भी उड़ सकता है। वो किसके कारण होता है, वो इसलिए होता है कि वे प्रासरव ध्वनि की तरंगे उत्पन्न करती है। कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, प्रासरव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और प्रासरव ध्वनि जो है वो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, तो कैसे लाया जा सकता है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। जब भी किसी
निकाय में ऊर्जा दिया जाए या ऊर्जा लिया जाए तो उसके भौतिक निकाय में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करता है। तो इटाई इटाई रोग जो होता है दोस्तों वो किस धातु के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इटाई इटाई रोग में जो होता है दोस्तों, हड्डी कोमल हो जाता है एवं गुर्दे काम करना बंद कर देता है। तो गुर्दे काम करना बंद हो जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि इटाई इटाई रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गुर्दा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलेगा तो उसका दोस्तों वेग और संवेग दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके गति में परिवर्तन होता है और किस तरह के, तो ये देखिए अदिश राशि चाल भी होता, लेकिन चाल क्या है, अदिश राशि है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, वेग और संवेग होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा तीसरा नंबर, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है 2 kg ग्राम का एक पत्थर विराम अवस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है तो 5 सेकेंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, अब तब देखिए पहाड़ी से गिरता है तो इनिशियल वेलोसिटी, इसमें फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले, v = u + at। ठीक है, सॉरी u + gt, ए नहीं होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल वाला एक्सीलरेशन काम करेगा। तो अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो जी की वैल्यू क्या है, तो जी की वैल्यू लेंगे 10 और टी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आ जाएगा 49 और इसमें फिर उसके बाद ये चाल आ जाएगा तो उसके बाद हाफ mv² निकाल के आप उसके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो मास हमारा दिया हुआ है तो उसको यूज करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2401। ठीक है, जूल। अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उसका कार्य कौन करेगा। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो कार्य जो करता है वो कौन करता है, तो वो करेगा दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ वकील होगा वो क्या करेगा, इसका राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह कथन जो है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन जो है दोस्तों ये किसका है, तो यह है जॉन लॉक का है। किसका है, जॉन लॉक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों में से निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों लोकसभा में 2 लोगों को नामित करता था, अब चूंकि अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो किसको, तो एंग्लो इंडियन को। ठीक है, एंग्लो इंडियन को। ठीक है, और ये कब लागू किया था, 1960 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री के नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ये जो है दोस्तों आर्टिकल 21 में है और ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को अधिपत किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। और ये कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो ये आर्टिकल में है 31। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को है। और इसमें जो अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछता है कि कौन थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के? तो 9 दिसंबर को पहला बैठक जो हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से दिया हुआ है। ए की आय 40% राशन पर खर्च होता है। देखिए ए जो है वो क्या करता है? 40% खर्च करता है राशन पे, 50% शिक्षा पे और 10% अन्य चीज़ों पे खर्च करने के पश्चात 729 रुपये शेष बचता है। तो ए की आमदनी कितनी है? तो देखिए टोटल कितना खर्च करता है? 40% राशन पे, 50% शिक्षा पे। उसके बाद जो शेष बच जाता है, तो मान लीजिए ए की आय है कितना? 100। ए की कितना आय है? 100। अब यह क्या करता है? शेष का 50% शिक्षा पे, तो 50% शिक्षा पे कर देगा, तो इसके पास कितना बचेगा? 50। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? 40% राशन पे पहले किया है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन का हम दे देंगे डिटेल में, आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2700 हो जाएगा, क्योंकि मैथ करने लगे तो थोड़ा फिर लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा की और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी वो कब होगी? वो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता जो किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस राज्य से कितना राज्यसभा की सीट होगा, इसका जो ब्यौरा है दोस्तों वो अनुसूची किस में है? तो चौथे अनुसूची, चौथे शेड्यूल या अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, तो इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4% हानि। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इस पे बैठाएंगे तो आराम से ले सकते, आंसर आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी अपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर और गुने 100 करेंगे तो आराम से आ जाएगा। और वहीं यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या है? 12 है और b का वैल्यू 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है? तो आपात प्रबंध जो है दोस्तों संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पूछा गया है। तो आपात प्रबंध जो लिया गया दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। वहीं बात करें संघीय व्यवस्था की, तो संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला नंबर, देख लीजिए 4 2 1 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो है संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये है अनुच्छेद 33 में। ठीक है, इसमें भारतीय पुलिस बल का जो मौलिक अधिकार है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन मैथ्स है, शांत जल में नाव की चाल, ये नाव उससे है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर है 30 किलोमीटर। ठीक है, हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों ये जो देता है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 जो है संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था दोस्तों वो कौन था? तो खारवेल है। और इसके बारे में पता किससे चलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है उससे खारवेल से संबंधित है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख।
ठीक है, खारवेल से संबंधित है। और खारवेल जो है दोस्तों पूछे किस वंश का है, तो खारवेल जो है दोस्तों चेदी वंश का है। किस वंश का है? चेदी वंश का है। चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ खारवेल, और इस वंश का जो संस्थापक था वो था महामेघ वाहन। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली राजा पूछे चेदी वंश का तो खारवेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए पहले इसका बटा पर का जो कीजिएगा, इसके बाद जो आएगा इसके साथ कर लीजिएगा, फिर इसके साथ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17/11। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ थी, तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पेशावर थी। ठीक है, पेशावर में थी। कनिष्क के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको देख लीजिए। कनिष्क के दरबार में दो रहते थे, एक नागार्जुन रहता था और इसके दरबार में ही चरक नाम का चरक रहता था, चिकित्सक था वो। इसके दरबार में अश्वघोष रहता था और वसुमित्र ही रहता था। ठीक है, अश्वघोष इसका राजकवि था। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के काल में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, और जिसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे और वहीं जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत जो था दोस्तों वो कौन था, तो वो था मेगास्थनीज। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में या फिर मगध के साम्राज्य के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। उन्होंने इसमें 7 प्रकार की जाति का वर्णन किया है, 7 प्रकार की जाति का वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का स्थापना की थी, तो शुंग वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था दोस्तों ये शुंग वंश का स्थापना करता है, और ये जो है बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ का सेनापति रहता है, उसको हत्या करके शुंग वंश का स्थापना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताइए, तो मगध पे जो शासन करने वाले राजवंश का क्रम है, तो पहला वंश हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश, दूसरा हो जाएगा शिशुनाग वंश, तीसरा हो जाएगा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, उसके बाद आया शुंग वंश, उसके बाद आता है कण्व वंश। ठीक है, तो इस क्रम को आप याद कर रख लीजिए, इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी, तो दोस्तों खालसा की जो सीमाएं हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी किसके काल में, तो वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय जनसंघ का जो स्थापना किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगन। ठीक है, और ये कब किया था, प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था दोस्तों वो 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी के क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। और ये कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। और मेरठ से कौन शुरू किया था, तो कदम सिंह किया था। ठीक है, कदम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था, तो मध्यकाल में पटना का जो नव निर्माण कराया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा कराया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और उस समय जो राजधानी हुआ करता था शेरशाह सूरी का, वो कहाँ पे राजधानी हुआ करता था उस समय, बिहार शरीफ। कहाँ हुआ करता था, बिहार शरीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय की नीति प्रस्तुत की थी, तो दोस्तों विलय की नीति जो प्रस्तुत किया गया था वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहले विलय की नीति
पे हस्ताक्षर कौन किया था? तो वो सतारक सबसे पहले इसमें शामिल हुआ था विलय की नीति से 1848 ईस्वी में। कई बार ये क्रम भी पूछ दिया जाता है तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद जैतपुर 1849 ईस्वी में। उसके बाद संबलपुर 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 भी हुआ था दोस्तों 1849 ईस्वी में। उसके बाद झांसी 1853 ईस्वी में। और अवध को किया गया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं, हो जाएगा। संबलपुर हो गया। झांसी झांसी का जो किया गया था वो कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। वहीं बात करें अवध को जो किया गया था ये 1856 ईस्वी में किया गया था। और 1856 ईस्वी में अवध को जब शामिल किया गया तो ये भी 1857 ईस्वी के क्रांति का एक कारण बनता है। ठीक है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में जो पदार्पण किया था वो किया था चंपारण सत्याग्रह से। और कब किया था? तो 1917 ईस्वी में नील की खेती के विद्रोह में किया था। वहाँ पे तिनकठिया प्रणाली चल रही थी। और चंपारण जो है दोस्तों बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? तो देखिए बिरसा मुंडा जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था। बाकी तात्या टोपे, नाना साहेब और बेगम हजरत महल ये सारे जो है 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो सबसे पहले अपना राजधानी परिवर्तन करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। इसका कारण ये रहता है तो वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ठीक है, किस लिए करता है? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप जो है दोस्तों वो मरुस्थल या रेगिस्तान से संबंधित है। एक्चुअली रेगिस्तान के क्षेत्र में जहाँ पे कुछ वनस्पति पाया जाता है उस वो ऊंचे क्षेत्र को मरुद्वीप बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाता है? एशिया और यूरोप में जो संतुलित घास स्थल है उसको बोला जाता है दोस्तों स्टेपेस। ठीक है, ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल किस मंडल में अवस्थित होता है? तो दोस्तों बादल जो है वो किस मंडल में होता है? तो ये जो होता है सबसे बाहरी मंडल जो है दोस्तों क्षोभ मंडल, उसमें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंडा गर्त अवस्थित है। तो सुंडा गर्त जो है दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है? तो सुंडा गर्त जो है दोस्तों हिंद महासागर में अवस्थित है। और एक और चीज़ याद रखिए, जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त, तो मेरियाना गर्त जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर में है और ये सबसे गहरा गर्त है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में बताना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से क्रम बताना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला नंबर ही हो जाएगा। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों गया है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण और उसके बाद रोहतास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो दोस्तों बिहार में ग्रेनाइट पत्थर जो पाया जाता है वो दोस्तों जमुई, मुंगेर, बांका तीनों जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सॉर्दर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो सॉर्दर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों कौन सा देश? तो वो जाना जाता है जिम्बाब्वे को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय आधारित है। तो भारत का जो मानक समय है दोस्तों वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, नैनी से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नैनी जो है इलाहाबाद के पास है और ये हम लोग जो है दोस्तों ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारत का समय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य
भारत के सबसे पूर्वी भाग है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है दोस्तों वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पहले सूरज भी अरुणाचल प्रदेश में ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा के पार जो है दोस्तों वो कौन सा देश है? तो वो है चीन। ठीक है। और जलेपला भी है दोस्तों, जलेपला और नाथुला दोनों जो है दोस्तों सिक्किम में है। कहाँ पे है? दोनों दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है? तो दोस्तों सिक्किम में है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था दोस्तों 1972 ईस्वी में लागू हुआ था भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान स्थित है? तो ये जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है? कानपुर में। और इसकी स्थापना दोस्तों 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है वो करता है कौन? तो वो करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। वहीं अगर प्रति हेक्टेयर में बोले तो प्रति हेक्टेयर में दोस्तों नंबर 1 पे है पंजाब। ठीक है। प्रति हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों पंजाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है दोस्तों वो है गार्डविन एस्टीन। ठीक है। गार्डविन एस्टीन है। और वहीं अगर पूछे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो तब हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। जब पूछे भारत में स्थित पूछे तो कंचनजंगा, और ऐसे पूछे भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो गार्डविन एस्टीन है। ठीक है। और कंचनजंगा जो है दोस्तों वो किस राज्य में है? तो वो सिक्किम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी सहायक नदी में जो सबसे लंबी है दोस्तों वो हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा कोसी। कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, मैथ से है, रंजीत अभिषेक एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिनों में करता है। मैथ का क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 11.2/5 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.3/4 लीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है? तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट जो समझा जाता है दोस्तों वो किसको समझा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ का, इसको भी आप लोग देख लेंगे PDF में। ठीक है। 15 रुपये है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैथ का एक सेपरेट वीडियो बना के भी डाल देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर। अगला है, संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा का जो निर्णय हुआ था वो बहुमत के द्वारा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1760। 10 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं। ठीक है। आप लोग मैथ भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1800। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण DEF। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आर्टिकल 16 में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 मीटर। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर। बस हो गया मैथ का सवाल अब खत्म। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण और हथियार है वो मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो वो बने थे तांबा, कांस्य और टीन के। तांबा, कांस्य और टीन के। अगला क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 24 मिनट। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है दोस्तों 3.75 मिनट। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पक्षियों का परागकण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पक्षियों का जो परागकण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों ऑरिन्थोफिली। ऑरिन्थोफिलो मतलब जब पक्षियों के द्वारा परागण होगा तो उसको बोलेंगे ऑरिन्थोफेली, और जब स्वतः परागकण होगा तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। स्वतः परागकण होगा फूलों में तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। और वहीं अगर वायु के द्वारा होगा, सबको याद रख लीजिए, सब पूछा जाता है, वायु के द्वारा जब होगा तो उसको बोलेंगे एनीमोफिली। और एंटोमोफिली जो होता है जब कीटों के द्वारा होगा, कीटों के द्वारा परागकण होगा तो एंटीमोफिली। तो चारों याद रखेंगे। पक्षियों के द्वारा जब होगा तो ऑरिन्थोफिली, एंटीमोफिली जो होगा दोस्तों कीटों के द्वारा परागकण, एनीमोफिली होगा वायु के द्वारा परागकण, और ऑटोगैमी हो जाएगा दोस्तों जब खुद से परागकण हो स्वतः। ठीक है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है दोस्तों। अब इसमें देखिए दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 33। तो देखिए 3 3 का ऐड हो रहा है तो 32 3 35, 35 3 35 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 38 तो हो जाएगा इसका आंसर। प्लस 3 किया हुआ है अल्टरनेट करके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अनीता। अगला क्वेश्चन है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो परसों अगर बृहस्पतिवार था तो रविवार जो हो जाएगा दोस्तों वो कब आएगा, तो आएगा आगामी कल। ठीक है, कल आएगा। आप देख लीजिए इसको। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है। तो दोस्तों रतौंधी का जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, वहीं सी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, ये भी पूछा जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। तो ये जो कौन था जो बोला था पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड के प्रभाव के कारण डायनासोर विलुप्त हो गया। तो ये दिया गया था दोस्तों लुइस अल्वारेज के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको निम्नलिखित दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ क्या है परमानेंट। अब देखिए इसमें कौन, इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा, क्यों क्योंकि इसमें ओ है, इसमें कहीं भी ओ नहीं है तो ये शब्द इससे नहीं बन सकता है। जो छोटा क्वेश्चन है हम यही डिस्कस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है एस्कर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। तो एस्कर्बिक एसिड का जो लोकप्रिय नाम है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। तो अल्प विकसित अंग जो है दोस्तों वो कौन है, तो वो हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है दोस्तों अल्प विकसित अंग है। अगला क्वेश्चन है शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है। तो शीत निद्रा शब्द की जो परिभाषा है दोस्तों ये हाइबरनेशन भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। ये जो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाथी, चमगादड़, गिलहरी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NMOP। ठीक है, ये सब अपोजिट वर्ड है, एक बार देख लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है। तो तितली का जो रूपांतरण होता है दोस्तों वो होता है आपको 4 चरण में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, तीसरा चरण पूछ रहा है। तो तीसरा चरण जो होता है दोस्तों वो होता है प्यूपा। पहला चरण जो होता है तितली में वो होता है अंडा। दूसरा चरण जो होता है दोस्तों वो होता है लार्वा, इसको याद कर लेंगे। और तीसरा चरण जो होता है दोस्तों वो होता है प्यूपा जो कि यहाँ पूछा है। और चौथा चरण जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है वयस्क। ठीक है, चौथा चरण हो जाएगा वयस्क। तो चारों चरण आप लोग याद रखेंगे तितली का, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रीमियन युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो क्रीमियन युद्ध का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 1853 ईस्वी में। और पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इसको क्या जाना जाता है, पूर्वी युद्ध के नाम से, पूर्वी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये चला था 1853 से 1856 तक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए युगल में विषम संख्या चुनना है। तो विषम संख्या जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 14, 11, 13, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में क्या है 20, 18, 16, यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या दिया हुआ है बाकी, ठीक है, डिफरेंस है दो दो का, देख लीजिएगा। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था दोस्तों वो किया गया था दिसंबर 1997 में, और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम, हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था? तो वो जो गिराया गया था दोस्तों 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पे, ठीक है, और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 6 अगस्त हो जाएगा। और नागासाकी किसके द्वारा? तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लड मून शब्द का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोसूंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो लोसूंग उत्सव का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है सिक्किम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, और वो कौन है? CO2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्य शैलियों में क्या समानता है? तो दोस्तों इसमें कोई समानता नहीं है। ये कथक है, कथकली, भरतनाट्यम, और वहीं पे ये मधुबनी एक जिला का नाम है, या मधुबनी पेंटिंग दिया रहता। इसमें कोई समानता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैथ का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो साहा परमाणु भौतिक संस्थान दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और इसका जो नामकरण किया गया है वो मेघनाथ साहा के नाम पर किया गया है, मेघनाथ साहा, ठीक है। मेघनाथ साहा जो थे भारत के पहले भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे, प्रथम भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है, द हेग में है। अगला क्वेश्चन है जेनेवा 2 सम्मेलन डैश के भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरिया के लिए ही संयुक्त राष्ट्र का आयोजन किया गया था, जेनेवा 2 सम्मेलन। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस ग्राफ का क्या नाम दिया जाता है जो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिससे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य या आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बजट रेखा। अगला है आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ है? तो आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनः विक्रय के उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान, ठीक है। तो इस तरीके से आज का सेट कंप्लीट हुआ 100 क्वेश्चन का। अगला सेट जल्द अपलोड किया जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। थैंक यू।